चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसी चीज के पीछे के साइंस को समझने वाले हैं जिसे हम लगभग रोज देखते हैं, पर शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। आग। ये गर्म होती है, इसमें रोशनी होती है, और जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये एक बहुत ही खास और सच कहूं तो काफी दिलचस्प केमिकल रिएक्शन है। तो चलिए सीधे उस बुनियादी सवाल पर आते हैं जो आगे की सारी बातें समझने में हमारी मदद करेगा। इससे पहले कि हम इसे विस्तार से समझें, एक पल के लिए जरा सोचिए, आग को जलने के लिए किन 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? मतलब उनके बिना आग लग ही नहीं सकती। इसका जवाब ही आगे की हर बात का आधार है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आग के नुस्खे की। और हाँ, किसी भी बढ़िया नुस्खे की तरह इसकी भी कुछ जरूरी सामग्रियां हैं जिनके बिना काम बिल्कुल नहीं चल सकता। उनके बिना शुरुआत हो ही नहीं सकती। साइंटिफिक भाषा में जिसे हम आग कहते हैं, उसे असल में कंबशन या दहन कहा जाता है। ये बेसिकली एक बहुत तेज और शक्तिशाली केमिकल प्रोसेस है। जब कोई पदार्थ, जिसे हम ईंधन कहते हैं, ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, तो वो गर्मी और रोशनी के रूप में अपनी एनर्जी रिलीज करता है। ये जो चमक और गर्माहट हमें महसूस होती है ना, वो असल में वही केमिकल रिएक्शन है जो हो रहा है। और यहीं से बात आती है मशहूर फायर ट्रायंगल की। ये समझने का सबसे आसान तरीका है कि आग काम कैसे करती है। देखिए, 3 चीजें एक साथ चाहिए होती हैं। पहला है ईंधन, यानी कोई भी ऐसी चीज जो जल सकती है। दूसरा ऑक्सीजन, जो कि हवा में हमारे चारों तरफ मौजूद है। और तीसरा है गर्मी, इतनी गर्मी कि वो ईंधन को उसके इग्निशन टेम्परेचर यानी ज्वलन ताप तक पहुंचा दे। इससे आप एक 3 पैरों वाले स्टूल की तरह समझ सकते हैं। एक भी पैर हटाया तो पूरा स्टूल गिर जाएगा, मतलब आग बुझ जाएगी। अब मजे की बात यह है कि हर आग एक जैसी नहीं होती। मतलब वो कितनी तेजी से और कितनी अच्छी तरह जल रही है, इस आधार पर आग के भी अलग-अलग व्यक्तित्व या मिजाज हो सकते हैं। तो हम इन व्यक्तित्वों को 3 मुख्य तरह के कंबस्टन में बांट सकते हैं: रैपिड, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोसिव। इन सब की अपनी अपनी खासियत है, जिसे हम अगली कुछ स्लाइड्स में समझेंगे। तो सबसे पहले आता है रैपिड कंबस्टन, यानी तीव्र दहन। इससे हम सबसे ज्यादा वाकिफ हैं, क्योंकि इसे हमने कंट्रोल करना सीख लिया है। ये तेज होता है, स्थिर होता है और भरोसेमंद होता है। जरा अपने एलपीजी स्टोव की लौ के बारे में सोचिए। ये रैपिड कंबस्टन का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसे हम रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है स्पॉन्टेनियस कंबस्शन या स्वतः दहन। ये सुनने में थोड़ा जादुई सा लगता है ना? क्योंकि इसमें आग बिना किसी बाहरी चिंगारी के अपने आप लग जाती है। असल में होता यह है कि कुछ पदार्थ, जैसे कि फास्फोरस, उनका इग्निशन टेम्परेचर इतना कम होता है कि वो हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बस केमिस्ट्री है, जिसमें वो अपनी गर्मी खुद पैदा करते हैं जब तक कि वो जलने वाले पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते। और आखिर में है एक्सप्लोसिव कंबशन, यानी विस्फोटक दहन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें रिएक्शन लगभग एक ही पल में हो जाता है। ये अचानक और बहुत जोरदार तरीके से ढेर सारी एनर्जी छोड़ता है, जिससे बहुत ज्यादा गर्मी, रोशनी और आवाज की एक लहर पैदा होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पटाखा। ये लगातार जलने वाली आग नहीं है, बल्कि 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में होने वाला कंबशन है। चलिए अब थोड़ा जूम इन करते हैं और एक साधारण सी मोमबत्ती की लौ की बनावट को देखते हैं। ये भले ही रोशनी के एक बूंद जैसी दिखे, पर असल में ये एक बहुत ही व्यवस्थित चीज है, जिसमें अलग-अलग जोन, अलग-अलग तापमान और अलग-अलग केमिकल रिएक्शन एक साथ हो रहे होते हैं। तो सवाल यह है कि ये जो दिखने वाली लॉ है, ये बनती कैसे है? इसका एक सीधा सा सिद्धांत है, जलते समय किसी भी पदार्थ का गैस या भाप में बदलना जरूरी है। जैसे मोमबत्ती में मोम पिघलता है, बत्ती के सहारे ऊपर चढ़ता है, फिर भाप में बदलता है, और असल में यही भाप जलकर लौ बनाती है। दूसरी तरफ कोयला भाप में नहीं बदलता, इसीलिए वो सिर्फ लाल लाल दहकता है, पर उसमें कोई साफ लौ नहीं बनती। और ये देखिए, यहां पता चलता है कि चीजें कितनी गर्म हो सकती हैं। क्या कोई यकीन करेगा कि एक मामूली मोमबत्ती की लौ का जो सबसे बाहरी, लगभग न दिखने वाला हिस्सा है, उसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है? ये तो कई धातुओं के पिघलने के तापमान से भी ज्यादा है। एक मोमबत्ती की लौ में 3 अलग-अलग जोन होते हैं। सबसे अंदरूनी काला जोन, जो बत्ती के ठीक ऊपर होता है, वो सबसे ठंडा हिस्सा है। ये बस बिला जला हुआ मोम का वेपर है। बीच का पीला जोन सबसे चमकीला होता है। यहाँ पूरी तरह से जलने के लिए ऑक्सीजन थोड़ी कम पड़ती है, तो इस अधूरे दहन से कालिक के छोटे छोटे कण बनते हैं जो चमकते हैं।
और जो हल्का नीला बाहरी जोन है वो सबसे गर्म होता है, क्योंकि उसे पूरी ऑक्सीजन मिलती है, जिससे कंबशन पूरी तरह और अच्छे से होता है। और इस साइंस का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सदियों पुराना इस्तेमाल भी है। एक सुनार लौ की इस बनावट को अच्छी तरह जानता है। जब उन्हें सोना और चांदी जैसी कीमती धातुओं को पिघलाना होता है, तो वे एक फूकनी का इस्तेमाल करके लौ के सबसे गर्म यानी बाहरी हिस्से को सीधे धातु पर डालते हैं, ताकि उस अधिकतम तापमान का फायदा उठाया जा सके। तो जब हम एक बार फायर ट्रायंगल को समझ जाते हैं, तो हम उसे तोड़ना भी समझ जाते हैं। आग को कंट्रोल करना या बुझाना असल में उन 3 जरूरी चीजों में से कम एक को हटाने का ही खेल है: ईंधन, ऑक्सीजन या गर्मी। सबसे सीधा तरीका है ईंधन को हटा देना। अगर जलने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो आग अपने आप भूखी मर जाएगी और बुझ जाएगी। ठीक ऐसा ही होता है जब हम गैस स्टोव बंद करते हैं। हम ईंधन की सप्लाई काट देते हैं और आग तुरंत बुझ जाती है। दूसरा तरीका है ऑक्सीजन की सप्लाई काट देना। आग को भी सांस लेने की जरूरत होती है। उसे रेत, फायर ब्लैंकेट या कार्बन डाइऑक्साइड जैसी किसी चीज से ढककर हम असल में ईंधन को हवा में मौजूद ऑक्सीजन से अलग कर देते हैं। बस आग का दम घुट जाता है और वो बुझ जाती है। और तीसरा तरीका है गर्मी को कम करना। इसी वजह से पानी आग बुझाने में इतना आम है। उसमें गर्मी सोखने की बहुत क्षमता होती है। तो जब आग पर पानी डाला जाता है, तो वो ईंधन को तेजी से उसके इग्निशन पॉइंट से नीचे ठंडा कर देता है। और जब पर्याप्त गर्मी ही नहीं होगी, तो कंबशन का केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ ही नहीं सकता। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर इन सिद्धांतों का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जब इसे इस्तेमाल करते हैं, तो सिलेंडर के अंदर मौजूद प्रेशराइज्ड लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर बाहर निकलती है। अब चूंकि ये गैस हवा से भारी होती है, ये नीचे बैठकर आग के ऊपर एक कम्बल सा बना लेती है, जिससे ऑक्सीजन दूर हो जाती है। साथ ही फैलती हुई गैस बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, जो ईंधन को ठंडा करने में भी मदद करती है। ये एक तरह से ऑक्सीजन और गर्मी दोनों पर एक साथ हमला है। अब देखिए, ये तो सच है कि आग ने इंसानी सभ्यता को बनाने में बहुत मदद की है, लेकिन जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स को जलाने पर हमारी भारी निर्भरता की एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी है। चलिए अब जरा बड़े पैमाने पर कंबस्शन के कुछ हानिकारक परिणामों पर ध्यान देते हैं। और यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा कंप्लीट कंबस्शन और इनकम्प्लीट कंबस्शन के बीच। सारा खेल ऑक्सीजन का है। जब भरपूर ऑक्सीजन होती है, तो ईंधन अच्छी तरह से जलता है और ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 पैदा करता है। लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी होती है, तो आग ठीक से नहीं जल पाती। इस अधूरे प्रोसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO बनती है, एक खामोश, बिना गंध वाली और बेहद खतरनाक जहरीली गैस। तो बात का निचोड़ ये है, ईंधन जलाने से, खासकर फॉसिल फ्यूल्स, कई हानिकारक चीजें निकलती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड तो सीधा सीधा जहर है। कोयला और तेल जलाने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। कालिख के छोटे छोटे कण फेफड़ों में जमा होकर सांस की बीमारियां पैदा करते हैं। और तो और जो साफ बाय प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, वही हमारे प्लैनेट को गर्म करने वाली मुख्य ग्रीनहाउस गैस है। तो सबसे जरूरी बात यह है, आग एक शक्तिशाली औजार है, एक बुनियादी केमिकल रिएक्शन जिसने शुरू से हमारी दुनिया को आकार दिया है। लेकिन इसके इस्तेमाल के गंभीर परिणाम भी हैं। अब चुनौती ये सोचने की है कि आगे क्या। आग ने हमारा अतीत बनाया, लेकिन जब हम भविष्य की ओर देखते हैं, तो हमें एक गंभीर सवाल पूछना होगा, हमारा भविष्य किस ईंधन से चलेगा? इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।